फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमरप्रीत कुमार एक बार फिर से आप सभी के पास एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्वास्थ्यवर्धक चीज की जो जितना ही प्राकृतिक है उतना ही प्राचीन है। हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं च्यवनप्राश की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आया कहां से, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तब हम बात करेंगे कि ये किन किन चीजों द्वारा और किस जटिल प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, और तब हम बात करेंगे कि ये हमारे लिए क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है, और तब हम बात करेंगे कि इसका सेवन कब और कैसे करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि च्यवनप्राश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति को लेकर के हमारे ग्रंथों में एक काफी रुचिवर्धक जो है कहानी वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था जमदाग्नि। उनके पुत्र जिनका नाम था च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि जो है काफी लंबे समय से, वर्षों से जो है तपोवन में, तपस्या में लीन थे। इससे उनका पूरा शरीर जो है वो धूल मिट्टी का जो है एक ढेर बन गया था। मतलब उनका शरीर नजर ही नहीं आ रहा था, पूरा शरीर जो है मिट्टी से ढक चुका था। लेकिन उनकी आंखों के पास का जो एरिया था वहां से एक तीव्र रोशनी जो है प्रज्वलित हो रही थी। उसी समय की बात है कि एक दिन उस क्षेत्र के जो राजा थे, उनकी बेटी का नाम था सुकन्या। और एक दिन राजा जो है अपनी बेटी सुकन्या के साथ जो है वो वन में भ्रमण के लिए निकलते हैं, और एकाएक जो है उस मिट्टी के ढेर पे सुकन्या की नजर जाती है, और उससे निकलती हुई प्रज्वलित रोशनी जो है को देख करके उसके मन में उत्सुकता होती है, और वो जो है अपने कमान से एक तीर निकाल करके उस पर थ्रो कर देती है। अब इतना होना क्या था कि उसमें से मिट्टी के ढेर से जो है कराहने की आवाज आने लगती है। ऋषि च्यवन जो है तड़पने लगते हैं, और इसी में जो है फिर जो राजा है वो उनसे जाकर के क्षमा मांगते हैं, और इसी बीच जो है वो अपनी बेटी का हाथ जो है, सुकन्या का हाथ जो है ऋषि के हाथ में दे देते हैं, यानी कि उनकी शादी करा देते हैं। अब क्या है कि ये पूरा घटना जो है देवलोक से, देवताओं के द्वारा जो है देखा जा रहा था, और देवराज इंद्र को ये बात जो है जची नहीं, उनको पसंद नहीं है। क्योंकि जो सुकन्या थी वो एक राजकुमारी थी और उसका काफी सौंदर्य और रूपवान थी। लेकिन ऋषि च्यवन जो है काफी लंबे समय से वन में तपस्या में लीन थे, जिस वजह से उनकी जो पूरी शरीर थी वो काफी दुबला पतला और कमजोर हो गई थी। वो काफी कुरूप लग रहे थे, और वृद्धा अवस्था की तरह जो है उनका शरीर लग रहा था। तो ये बात जो है देवराज इंद्र को कहीं जच नहीं रही थी। इसलिए देवराज इंद्र ने डिसाइड किया, और कुछ डिसाइड किया, और उन्होंने अपने जो उनके जो देवलोक के चिकित्सक जो अश्विनी कुमार हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जैसा कि हमारे यहाँ फैमिली डॉक्टर होते हैं, उसी तरह से वहाँ जो चिकित्सक वैद्य हैं उनका नाम है अश्विनी कुमार। वो अश्विनी कुमार को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अश्विनी जी, आप जो है भूलोक जाइए और अपने विद्या और ज्ञान से ऐसी जड़ी बूटियों का समायोग तैयार कीजिए, एक ऐसा द्रव्य का निर्माण कीजिए जिसके सेवन से ये जो च्यवन ऋषि हैं वो सौंदर्यवान हो जाए और अपनी युवा अवस्था को प्राप्त कर लें। तो आज्ञा अनुसार अश्विनी जी जो है भूलोक पे जाते हैं, और काफी कठिन परिश्रम और अपने ज्ञान से जो है कई तरह के जड़ी बूटियों का समायोग तैयार करते हैं, और उससे एक ऐसा द्रव्य बनाते हैं जिसका लगातार 6 महीने तक सेवन करके जो ऋषि च्यवन थे वो सौंदर्य और अपने युवा अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और काफी हुष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तो उसी द्रव्य का नाम ऋषि जो च्यवन थे उनके नाम पर, और वो द्रव्य कोई भी प्राश यानी कि कोई चाटने योग्य जो चीज होती है उसके नाम पे जो है इसका नाम च्यवनप्राश रखा गया, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। हमारे आयुर्वेद में च्यवनप्राश को रसायन की कैटेगरी में रखा गया है। इतना ही नहीं, हमारे जो आयुर्वेद की सबसे पुरानी पुस्तक, सबसे पहली जो पुस्तक चरक संहिता को माना जाता है, उसमें जो सबसे पहला अध्याय है वो रसायन पे लिखा हुआ है, और उसमें जो सबसे पहला द्रव्य है वो च्यवनप्राश है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे आयुर्वेद में च्यवनप्राश को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है।
तो ये तो रही उत्पत्ति की बात। अब हम बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसके निर्माण के लिए ढेर सारे आंवले को बॉईल किया जाता है और उनके बीज को बाहर निकाल करके उस आंवले का जो है एक पेस्ट तैयार किया जाता है जो च्यवनप्राश का बेस होता है। उसमें 40 तरह की अलग अलग जड़ी बूटियों का काढ़ा बना करके उसे घी और शहद के साथ एक जटिल प्रक्रिया द्वारा जो है मिक्स किया जाता है, तब जाकर के इस च्यवनप्राश का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे लिए क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे आयुर्वेद में हमारे मानव शरीर के बारे में बताया गया है कि हमारे शरीर में जितने भी तरह के रोग हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है वात, एक है पित्त और तीसरा है कफ। वात जो कि वायु रिलेटेड, यानी कि जैसे हमारी प्राण वायु हो गई या हमारी बोलने की क्रिया हो गई या हमारे शरीर की वो सारी क्रियाएं जो वायु के कंट्रोल में, तो वो सब आते हैं वात के अंतर्गत। दूसरा पित्त, जैसे हमारे पाचन क्रिया, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, हमारे जो एंजाइम का परिवर्तन हो गया एक से दूसरे में, ये सारे आते हैं पित्त के अंतर्गत। तीसरा है कफ। इसका मतलब लोग बलगम समझ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब बलगम नहीं है। कफ का मतलब होता है वो हार्मोन्स जो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो हमारे बोन के इंक्रीजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारे मसल्स के इंक्रीजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारे टिश्यूज को जो है बनाने में मदद करते हैं, तो वो आता है कफ के अंतर्गत। अब हमारे आयुर्वेद में जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है वो इस बात पे प्रिस्क्राइब किया जाता है कि जो पेशेंट आया है उसमें कौन सा बढ़ा या घटा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग सारे लोगों में कोई ना कोई एक चीज जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से किसी बीमारी की जो है उत्पत्ति हो जाती है शरीर। तो आयुर्वेद में कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने से पहले देखा जाता है कि जो पेशेंट है उसकी प्रकृति क्या है, वो वात प्रकृति का रोगी है या पित्त का या कफ प्रकृति का रोगी है, तभी जो है मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन च्यवनप्राश के साथ खासियत ये है कि ये तीनों तरह की चीजों को रेगुलेट करने का काम करता है। ये तीनों पे काम करता है, वात पित्त कफ तीनों पे काम करता है। यानी कि च्यवनप्राश को किसी भी को रिकमेंड करने के लिए आपको बिना प्रकृति जाने आप किसी भी आदमी को च्यवनप्राश जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद में एक रोग, एक लंग्स रिलेटेड रोग का वर्णन है जिससे शोष कहते हैं, जिसमें लंग्स जो है वो काफी सिकुड़ जाती है, लंग्स पे किसी भी तरह का आघात होता है, तो उसमें जो है च्यवनप्राश को फॉरमोस्ट मेडिसिन के तौर पे माना जाता है। इतना ही नहीं, हमारा जो आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन आई है उसमें भी च्यवनप्राश के सेवन को रिकमेंड किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि च्यवनप्राश जो है वो कितनी उपयोगी चीज है। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो आप समझ रहे हैं। इसमें मिला क्या है, इसके इंग्रेडिएंट पे बात करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि इसमें बेस जो है इसका आंवला ही होता है, ठीक है। तो आंवले की हम बात करें तो आंवला एक ऐसा जड़ी बूटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि धातु में यानी मेटल्स में जो स्थान स्वर्ण का है, सोने का है, गोल्ड का है, वही स्थान जड़ी बूटियों में आंवला का है। तो आप समझ सकते हैं आंवला कितना इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे जीव में या हमारे द्वारा जो है 6 तरह के टेस्ट जो है अनुभव किए जाते हैं, जिसमें होता है स्वादु जिसे बोलते हैं मीठा, एक होता है लवण यानी नमकीन, एक होता है अम्ल यानी कि खट्टा, एक होता है कटु यानी कि तीखा, और एक होता है तीक्ष्ण यानी कि बहुत ही कड़वा, और एक होता है कषाय जो कि हल्दी का स्वाद होता है। आंवला एक ऐसा चीज है धरती पर जिसमें लवण को छोड़कर यानी नमकीन को छोड़ करके 5 स्वाद एक साथ मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, आंवला रिच ऑफ विटामिन सी होता है, फुल ऑफ विटामिन सी होता है और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आंवला जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसी आंवले से तैयार किया जाता है च्यवनप्राश। इसके अलावे इसमें 10 मूल जो कि 10 जड़ी बूटियों का समूह होता है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें बेल का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए परम औषधि मानी गई है। वो हमारे
शरीर में बढ़े हुए वायु को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जो है बेल काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना जाता है। इसके अलावा किसी को अगर पेट का किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, जो आईबीएस का अगर किसी को प्रॉब्लम हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए बेल जो है काफ़ी परम औषधि के रूप में जाना जाता है। तो वो सारे लोग जिनका पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में पेट खराब रहता है, तो उनको च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन जो है करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बड़ी कटेली और छोटी कटेली जो है मिलाया गया है, जिसे कंठकारी कहते हैं। ये खांसी या श्वास रिलेटेड जो रोग होते हैं उसमें दी जाने वाली सर्वप्रथम मेडिसिन के तौर पे जाना जाता है ये कंठकारी, वो भी जो है इस च्यवनप्राश में मिक्स किया जाता है। इसके अलावा आपको इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, अश्वगंधा वगैरह जैसी चीजें हैं जो डायबिटिक पेशेंट जिनका डायबिटिक कंट्रोल हो। सबसे पहली बात कि डायबिटिक पेशेंट जिनका डायबिटिक कंट्रोल होना चाहिए, उनको ये च्यवनप्राश जो है रेगुलर सेवन से ऐसा देखा गया है कि उनकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो लेकिन हाँ, एक बात है कि आप जो च्यवनप्राश ले रहे हैं वो प्योर होना चाहिए। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, लेकिन आप वैसा ही च्यवनप्राश लें जिसके लिए आप श्योर हो कि वो जो है उन्हीं चीज़ों से मिला करके बनाया गया है जो कुमार अश्विनी ने बनाया था, जो हमारे चरक संहिता में जिन जड़ी बूटियों का योग जो है दिया गया है। तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं एक ऐसा च्यवनप्राश जो चरक संहिता में वर्णित उन सारी जड़ी बूटियों के योग से बनाया गया। यहाँ तक कि कुछ जड़ी बूटियां जो काफी रेयर होती हैं, जो काफी दुर्लभ होता है जिनका मिलना, उन्हें भी इसमें जो है मिलाया गया है। ये वेल च्यवनप्राश जो कि आपको मोदी केयर प्रेजेंट करता है, जो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ आता है, जो कंपनी के मालिक के द्वारा शाइन और स्टाम्प के साथ दिया जाता है। इसके रेट की बात करें तो 215 रुपया इसकी रेट है हाफ केजी का। जो लोग मोदी केयर कंसल्टेंट हैं उन्हें ये 10 से 20% के डिस्काउंट में मिल जाता है। तो अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका सेवन या किसी भी च्यवनप्राश का सेवन कैसे करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कब और कैसे करना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि च्यवनप्राश का जो सेवन है वो ठंडे के मौसम में किया जाता है। लेकिन हमने अभी आपको कई सारे इसके इंग्रेडिएंट्स बताए, जिसमें हमने आंवले के बारे में बताया, जो इसका 90% पार्ट जो है आंवला ही होता है, ठीक है। और आंवला हम सभी को पता है कि ठंडे तासीर की होती है। इसके अलावा हमने बेल के बारे में बताया जो कि ठंडे तासीर की होती है। तो जब ये ठंडे तासीर की होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ठंडे में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अगर गर्मी में भी आप अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो बेल और आंवला ठंडे तासीर की हैं, इसलिए आपको आपके शरीर के लिए काफी अच्छा होगा गर्मी के मौसम में भी, ठीक है। तो आप किसी भी ऋतु में जो है च्यवनप्राश का सेवन जो है एक रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। तो अब हम बात करें कि इसका आप बच्चों को भी दे सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे मस्तिष्क के लिए काम करता है, जो मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए काम करता है। इसके अलावा जो वृद्धावस्था के लोग हैं वो उन्हें आप दे सकते हैं। आपने देखा ही कि इसका सेवन से लगातार सेवन से जो है ऋषि च्यवन जो है युवावस्था को प्राप्त किए थे, तो उस बेसिस पे इसे बनाया गया है। तो सेवन की बात करूं तो इसे सुबह शाम आधा से 1 चम्मच जो है लेना चाहिए। इसे खाने के बाद आप दूध ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, या फिर पानी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारी जड़ी बूटियां हैं। तो दूध या पानी आपको लेना चाहिए इसके बाद। तो चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट और स्वस्थ।